उसे घास, टहनियाँ, पत्ते ये सब खाने पड़ रहे थे। वो उस बच्चे को उठाकर ले जाते हैं, पहले तो मारा जाता है और फिर उसे काट कर खा जाते हैं और फिर जिस झोपड़ी में वो रह रहा था उसे भी जला देते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। उसको गर्दन से लेके जो उसके प्राइवेट पार्ट्स थे वहाँ तक बॉडी को खोल दिया गया था। उसकी जो एक ब्रेस्ट थे उसे काट कर हटा दिया गया था और उसकी आंखें निकाल ली गई थी कि वो अक्सर ब्लड को टेस्ट करता था। तो इसे लोहे के केज में लाया गया था। फीमेल के यूटेरस थे जिसे वो काट देता था और जो मेल के बॉल हुआ करते थे उसे वो चबाता था। रसिया का एक बस स्टैंड, वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची खड़ी है। उसके पास एक इंसान आता है जो उम्र में काफ़ी बड़ा है। वो उस बच्चे को लालच देता है और फिर अपने घर ले जाता है। घर ले जाकर उस बच्ची के साथ, छोटी सी बच्ची के साथ वो रेप करने की कोशिश करता है, फिजिकली असॉल्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो इंसान उस बच्ची के साथ सेक्सुअली असॉल्ट करने वाला होता है तो एक प्रॉब्लम हो जाती है। वो इंसान इरेक्ट नहीं कर पाता और फिर उसे गुस्सा आता है और लड़की के पेट में 3 बार चाकू से वार करता है और लड़की मर जाती है। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं है, यह है कहानी की शुरुआत। और उस लड़की का नाम था एलिना जकार्नोवा। लेकिन जब ये क्राइम होता है तो पुलिस हरकत में आती है और वो कातिल को ढूंढना शुरू करती है। कातिल को पकड़ा जाता है और फिर कातिल को गन शॉट से उड़ा दिया जाता है, यानी कि उसे खड़ा करके गोली मार दी जाती है इस क्राइम के लिए। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि ये इंसान वो था ही नहीं। किसी और इंसान को उस क्राइम के बदले, उस जुर्म के बदले सजा दे दिया जाता है और ये बच जाता है। और ये पुलिस की सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि उसके कुछ ही दिन बाद ये दूसरी बच्ची को उठाता है, मतलब उसे लालच देता है और अपने साथ लेकर जाता है जंगल। उस जंगल में फिर से उसके साथ सेक्सुअली असॉल्ट करने की कोशिश करता है। उसके साथ सेम वही प्रॉब्लम रिपीट होती है, उसका इरेक्शन प्रोसेस नहीं हो पाता। उसे गुस्सा आता है लेकिन इस बार उसके पास चाकू नहीं था, तो वहाँ से एक डंडा उठाता है, उस डंडे से उस बच्ची को मारना शुरू करता है और उस छोटी बच्ची को अनगिनत बार उस लाठी से मारता है और उतने से भी उसका मन नहीं भरता। उसके बाद क्योंकि उसके पास चाकू नहीं था, वो अपने दांत का इस्तेमाल करता है और शरीर के लगभग पार्ट पे दांत से काटता है। उसकी हैवानियत जान के आप शॉक हो जाओगे जब आपको ये पता चलेगा कि उसने सिर्फ दांत से उस बच्ची के एक निप्पल को काट कर शरीर से अलग कर दिया था और उसके शरीर पे कितने सारे दांत के निशान थे। और ये इसका दूसरा केस था। लेकिन इसके बाद ये यहाँ से नहीं रुकता। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और फिर वो टोटल 58 बच्चे या फिर औरतों का मर्डर, रेप, असॉल्ट करता है और फिर उसके पार्ट को काटता है जिसमें उसको सजा मिली थी। आज हम बात करेंगे एंड्रेई रोमानोविच चिकाटिलो, जिसे हम शॉर्ट में चिकाटिलो कहते हैं और ये चिकाटिलो कांड के नाम से मशहूर है। इस इंसान को बूचर ऑफ रोस्टोव कहा गया है। रोस्टोव उस जगह का नाम है जो उस टाइम में रसिया में हुआ करता था। उस जगह से ये निकला था, इसलिए इसका नाम रखा गया बूचर ऑफ रोस्टोव, यानी कि रोस्टोव का कसाई। और आप जब ट्रू क्राइम पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इतने लोगों को मारने वाला शायद ही कोई एक इंसान हो और इतने लोगों को इतने ब्रूटली तरीके से मारने वाला। और इसमें से ज़्यादातर जो विक्टिम थे वो बच्चे थे। 8 साल, 10 साल, 12 साल उन बच्चियों को ही उठाता था और उनके साथ गलत करता था। To understand darkness, तो इस कहानी की शुरुआत शुरू से करते हैं। 16 अक्टूबर 1936 में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है एंड्रेई रोमानोविच चिकाटिलो। उसका जन्म हुआ था यूक्रेन में, लेकिन उस समय वो यूएसएसआर का हिस्सा था और ये जो कि बाद में चल के सीरियल किलर बना। इसने कम से कम 52 औरतों को
और वैसे ये नंबर जो खुद एक्सेप्ट करता है वो है 56 मर्डर, लेकिन जो कोर्ट ने इसे सजा सुनाई थी वो सिर्फ 52 केस में थे। ये शायद इकलौता ऐसा जालिम होगा जिसे जब सजा सुनाई गई थी तो 52 टाइम्स डेथ सेंटेंस दिया गया था। मतलब एक इंसान को 52 बार मरने की सजा। मतलब उसका अल्टीमेटली एम तो यही था कि उसे डेथ एक बार ही मिलेगी, लेकिन इतनी बार ऑन पेपर उसे सजा मिली थी। ये शायद दुनिया का इकलौता ऐसा सीरियल किलर होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उसके बचपन की, क्योंकि जितने भी आप सीरियल किलर देखोगे ना, उनके साथ बचपन में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होता है जिसकी वजह से वो इस तरह के सीरियल क्राइम करने शुरू कर देते हैं। तो इसका जन्म जो है यूक्रेन में हुआ था, जैसा कि मैंने बताया। तो यूक्रेन उस समय एक तरह के भूखमरी से, उस समय क्योंकि वर्ल्ड वॉर हुई थी तो भूखमरी चल रही थी, तो भूखमरी से उभर ही रहा था, तो लोगों के पास खाने के लिए नहीं होते थे। चिकाटिलो को पहली बार ब्रेड 12 साल में खाने को मिली थी। ये खुद ऐसा बताता है कि मुझे जब मैं 12 साल की उम्र में था तो मुझे पहली बार ब्रेड खाने को मिला था। और जो चिकाटिलो और उसकी फैमिली थी उसे घास, टहनियाँ, पत्ते ये सब खाने पड़ रहे थे किसी भी तरीके से, सो डैट वो अपना गुजर बसर कर सके। उसके पास एक छोटी सी फील्ड होती थी क्योंकि पैसे तो मिलते नहीं थे। एक ही छोटी सी स्पेस थी जहाँ पे इसकी पूरी फैमिली रहती थी, साथ ही सोते थे, और बाहर उसके पीछे एक छोटा सा लैंड था जहाँ पे वो खेती कर सकते थे। उससे जो भी आ जाता था ये इनके लिए टोटल इनकम का स्रोत हुआ करता था। तो फिर होता क्या है कि चाइल्डहुड में इसको जब ये काफ़ी बच्चा था तो इसकी माँ एक चीज़ बताती है इसे, और जो इसे काफ़ी असर करता है। उसकी माँ उसे बताती है कि, और कई बार ये बात बताती है कि तुम्हारा एक बड़ा भाई हुआ करता था, उसका नाम था स्टेफन। जब वो 4 साल का था तो जो पड़ोस के लोग थे, जो तुम्हारे पड़ोस के लोग हैं, हमारे पड़ोसी हैं, वो उस बच्चे को उठाकर ले जाते हैं। क्योंकि उस समय भूखमरी बहुत थी, लोग खाने को दाने दाने के लिए मोहताज थे। उस बच्चे को काट कर पहले तो मारा जाता है और फिर उसे काट कर खा जाते हैं। उसकी माँ उसे बचपन से बताती थी और कई बार बताती थी, जो उसके दिमाग में बैठ गया था। उसके अलावा उस समय चल रही थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो जो सोवियत की जो रेड आर्मी थी, जो लड़ने जाया करती थी, उनको रेड आर्मी कहते थे। तो उसमें उसके डैड थे, जो कि बाद में प्रिजनर ऑफ वॉर, मतलब दूसरे देश में पकड़े गए और फिर उन्हें जेल में रख दिया गया। खैर, लेकिन वो जो स्पेस था जहाँ पे वो रह रहे थे, डेट वॉज एब्सोल्यूट हॉरर, क्योंकि हर तरफ बम की आवाज़, कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। और धीरे धीरे जो जर्मन सैनिक थे, जो हिटलर के सैनिक थे, वो अंदर यूक्रेन में घुस रहे थे। और फिर होता है यहाँ पे उसकी ज़िंदगी का दूसरा सबसे बड़ा कांड। जब जर्मन सैनिक अंदर आते हैं तो जो लोग थे उनके साथ वो ब्रूटली पेश आ रहे थे, मतलब लोगों पे अत्याचार कर रहे थे। उसी क्रम में वो आते हैं उसके घर। चिकाटिलो घर पे ही था, उसकी माँ घर पे ही थी, और फिर उसके सामने उसकी माँ का रेप करते हैं। और फिर जिस झोपड़ी में वो रह रहा था उसे भी जला देते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। चिकाटिलो ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखता है और ये इसके माइंड पे बहुत बुरा असर करता है। और अब क्योंकि रेप हुआ था तो उसके बाद उसकी जो माँ है वो प्रेग्नेंट हो जाती है और एक बेटी को जन्म देती है, जिसका नाम रखा जाता है तातियाना। उसका जन्म होता है 1943 में। उसके बाद वो स्कूलिंग करने लगता है। स्कूल में काफ़ी शाय था, बच्चे उसे चिढ़ाते थे, पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर था और इसके ना आँख से कम दिखते थे, और लोग इसे जानबूझकर पीछे बिठा देते थे क्योंकि बुली करने के लिए। तो फिर वो घर आके ज़्यादा मेहनत करता था, सो जाता वो पढ़ सके। और लेकिन घर पे आके भी उसकी स्थिति ठीक थी नहीं। उसकी मॉम उसे बार बार डांटती रहती थी क्योंकि इसे एक प्रॉब्लम था, इसे यूरिन की प्रॉब्लम थी। ये बेड पे सुसु कर देता था। अब प्रॉब्लम ये था कि एक ही बेड पे सारे सोते थे, तो इसकी माँ इसको घर आने पे पीटती भी थी। कई बार ऐसा हुआ है कि इसकी माँ इसकी बहन और इसे चिकाटिलो के बहुत पीटती थी, तो उसका भी असर उसके ऊपर पड़ता था। मतलब वो घर पे भी सेफ नहीं था और स्कूल में लोग उसे बुली करते थे। लेकिन फिर भी वो कोशिश करता है, पढ़ता लिखता रहता है और फिर एक न्यूज पेपर में एडिटर बन जाता, अपने स्कूल के न्यूज पेपर में, जहाँ पे स्कूल थे वहाँ से एक न्यूज पेपर प्रकाशित होती थी, तो उसमें वो एडिटर बन जाता है 14 साल की उम्र में। फिर 16 ईयर के जब होते हैं ये, तो फिर ये कम्युनिस्ट पार्टी के चीफ बन जाते हैं, उस स्कूल के अध्यक्ष बन जाते हैं। तो धीरे धीरे ये लाइफ में ठीक डायरेक्शन में जा रहे थे। उतनी भी अच्छी नहीं थी, लेकिन जैसे एक स्टूडेंट नॉर्मल स्टूडेंट करता है वो कर रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम कुछ और थी।
थोड़े दिन बाद इनको ये पता चलता है कि ये इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब किसी भी मेल का जो इरेक्शन प्रोसेस है वो इनके साथ नहीं होता था। ये इतने ज़्यादा इससे परेशान हो गए, खुद से नफरत करने लगे कि ये धीरे धीरे अपने अंदर बदलाव करना शुरू कर दिया और लोगों से नफरत भी करना शुरू कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो रिश्ते बनाना नहीं चाहते थे। उस समय ये थे 17 साल के, लेकिन 17 साल की उम्र में ही ये एक कांड कर देता है। स्कूल में एक जो इनकी बहन की दोस्त थी उस पर ये अटैम्प्ट करता है और उसे जोर से जकड़ लेता है, और जब वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है तो इसका एजुकुलेट हो जाता है, इसको ऑर्गेजम मिल जाता है। तो इसे ये थोड़ा अच्छा लगता है, और जब इसे अच्छा लगता है तो वो उसे बार बार करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके बाद वो सीरियस रिलेशनशिप में आना नहीं चाहता था। वो मॉस्को के एक यूनिवर्सिटी के लिए एग्ज़ाम देता है, एग्ज़ाम में रिजल्ट आते हैं और इसका नहीं होता है। लेकिन इन्हें बस ऐसा लग रहा था कि इनका सिलेक्शन सिर्फ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इनके जो डैड हैं वो प्रिजनर ऑफ वॉर थे, और यहाँ के लोगों को लगता था कि वो गद्दारी करा है उन्होंने देश के साथ, तो इन्हें ऐसा फील होता था। लेकिन सच्चाई ये नहीं थी। सच्चाई ये थी कि वो सच में उन्होंने अच्छा नहीं करा था और बाकी जो बच्चे थे उन्होंने अच्छा परफॉर्म करा था, यही रीज़न था। खैर इनके मन में ये बात बैठ जाती है और ये भी इन्हें थोड़ा सा हर्ट तो करता है। उसके बाद वो एक छोटी सी जगह पे लेबरर का काम 1955 में करना शुरू कर देते हैं। वहीं पे वो 3 साल जूनियर लड़की से मिलते हैं जिसके साथ ये सीरियस रिलेशनशिप में आना चाहता था। वो उससे बात करता है, वो रेडी हो जाती है। लेकिन जब बात धीरे धीरे आगे बढ़ती है, बातचीत से, प्यार से, तो दोनों इंटरकोर्स करने के लिए रेडी होते हैं। पहली बार वो ट्राई करते हैं, बट जो चिकाटोले की प्रॉब्लम थी वो बीच में आ जाती है और वो नहीं कर पाते। फिर दूसरी बार भी ट्राई करते हैं क्योंकि पहली बार चलो नहीं हुआ, लड़की मान गई, लेकिन दूसरी बार भी यही होता है। फिर तीसरी बार भी यही होता है। फिर जो उसकी गर्लफ्रेंड थी वो उसके साथ ब्रेकअप कर लेती है 18 महीने बाद। और जब ये रिलेशनशिप खत्म होता है उसके बाद वो चले जाते हैं आर्मी ट्रेनिंग में, क्योंकि वहाँ पे उस समय ये रूल था कि तुम्हें आर्मी में ट्रेनिंग लेनी ही पड़ेगी। तो फिर 3 साल के लिए 1957 से 1960 तक वो उस आर्मी ट्रेनिंग में रहते हैं। और जब वहाँ से बाहर आते हैं 1960 में, तो फिर वो कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं और फिर से वो रिश्ते में आते हैं। इस बार जो लड़की थी वो डाइवोर्सी थी, बेसिकली उनका डाइवोर्स हो चुका था, उसके साथ ही रिश्ते में आते हैं। लेकिन उसके साथ भी सिर्फ 3 महीने चल पाता है, क्योंकि कई बार वो उनके साथ इंटरकोर्स करने की कोशिश करते हैं, बट वो जो उनकी प्रॉब्लम थी वो बीच में आ जा रही थी। लेकिन इस बार जो लड़की थी वो इनकी हेल्प करने की कोशिश करती है। तो वो कुछ लोगों से बात करती है, कुछ दोस्तों से बात करती है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती। वो इनका इलाज करवाने की कोशिश कर रही थी, बट प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई। फिर उन्होंने भी इनको छोड़ दिया। अब क्योंकि जो इनकी गर्लफ्रेंड थी उस समय, जो डिवोर्सी थी, वो कुछ लोगों से बात कर रही थी, अपने दोस्तों से बात कर रही थी ताकि उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो उनकी जो दोस्त थी उनसे बात करती थी, तो काफ़ी बुरा लगता था इसे कि यार मेरे को ऐसा क्यों लोग बता रहे हैं। इसे काफ़ी बेइज्जती सी फील होती थी। वो खुद से नफरत करने लग जाता है बहुत ज़्यादा। लेकिन तब तक वो दूसरी जॉब भी ट्राई कर रहा था। फिर उसे एज ए कम्युनिकेशन इंजीनियर जॉब लग जाती है रेडियो नोवो टाउन के अंदर, और फिर वो वहाँ पे मूव कर जाता है। और फिर वो वहाँ पे एक अपार्टमेंट लेता है जिसमें उसकी जो बहन थी तातियाना, वो भी आ जाती है और रहने लगती है। और जब 6 महीने उसकी बहन को रहते हो जाता है, तो वहीं पे एक जो लोकल लड़का था उससे उसे प्यार हो जाता है, उस लड़की को। और फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि हम दोनों शादी कर लेंगे। और फिर वो दोनों शादी कर लेते हैं 6 महीने बाद, और वो अपने पति के घर मूव कर जाती है। लेकिन जो उसकी बहन थी उसे ये प्रॉब्लम पता थी, तो वो अपने भाई का घर संवारने के लिए, अपने भाई का घर बसाने के लिए बहुत कोशिश करना शुरू कर देती है, अपने दोस्तों से बात करती है ताकि जिसे ये प्रॉब्लम पता भी हो और वो उसके साथ रह भी ले। तो फाइनली जाके एक लड़की मिलती है जिसका नाम था फ्योडोसिया। उससे बात चलती है और मिलते हैं, दोनों को मिलाया जाता है। इसमें उसकी बहन और उसके बहन के पति का, जो वहाँ का लोकल था, उसका बड़ा हाथ था। फिर दोनों को मिलवाते हैं और आफ्टर 2 वीक ही दोनों की शादी हो जाती है। वाइफ को प्रॉब्लम पता ही थी, तो ब्रेकअप का या फिर डाइवोर्स की प्रॉब्लम तो हो ही नहीं सकती थी। लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि वो बच्चे पैदा कर नहीं सकता था।
तो फिर दोनों ने बहुत सोचा कि क्या करना चाहिए, और फिर उन लोगों ने बच्चा पैदा करने के लिए एक तरकीब अपनाई। जो चिकाटिलो था वो जब एजुकुलेट करता है तो उसके स्पर्म को वो फिंगर्स के थ्रू लड़की के, अपनी वाइफ के प्राइवेट पार्ट में डालता है, जिससे कि वो प्रेग्नेंट हो जाती है और फिर वो एक बच्चे को जन्म देती है 1965 में, बेटी को, जिसका नाम रखा जाता है ल्यूडीमिया। और फिर उसके 4 साल बाद 1969 में वो एक बेटे को जन्म देता है और जिसका नाम रखा जाता है यूरी। और दोनों बच्चे को पैदा करने का प्रोसेस सेम ही था जो उन्होंने पहली बार अपनाया था। फिर सब कुछ लगभग ठीक ही हो जाती है, उसकी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाती है और वो टीचर के करियर में चला जाता है, वो पढ़ाना शुरू करता है। हालांकि ये अच्छा टीचर था नहीं, क्योंकि लोग इसे बुली करते थे तो ये बड़ा शांत सा हो गया था। तो बच्चे जो थे वो भी बुली करते थे। वो कहता था कि बच्चे सिर्फ इसलिए बुली करते हैं क्योंकि मैं शांत हूँ, बाकी पढ़ाने में वो ठीक था। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम थी। वो क्या करता था, जो हॉस्टल था वहाँ पे वो चुपके से चला जाता था गर्ल्स हॉस्टल के पास, और वहाँ पे लड़कियाँ जो कपड़े चेंज कर रही होती थी या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रही होती थी तो उसे देखता था। लेकिन उसने एक दिन एक ऐसी चीज़ देख ली जो उसके माइंड में छप गया। उसने देखा कि कॉरिडोर में एक लड़का और एक लड़की दोनों इंटरकोर्स कर रहे हैं। जब इसने वो देखा तो उसे काफ़ी बुरा लगा कि जो चीज़ वो पिछले 30 साल में नहीं कर पाया वो इस उम्र में ये बच्चे कर रहे हैं। ये बात उसके माइंड में छप गई। तो उसके मन में आया कि ये तो मैं भी कर सकता हूँ। उसके अंदर ये चीज़ पलने लगी स्लोली। और फिर एक दिन वो 15 साल की एक स्टूडेंट को पकड़ लेता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, उसे ज़ोर से दबोच लेता है और फिर उसके कुछ सेंसिटिव पार्ट पे हाथ भी लगाता है ज़बरदस्ती। और फिर जो लड़की थी वो बचने के लिए स्ट्रगल करती है तो फिर वो एजुकुलेट कर देता है, जो कि इसके साथ पहले भी हो चुका था। तो फिर उसकी कंप्लेंट चली जाती है, लेकिन इस बार उसके साथ कुछ होता नहीं है। उसके बाद वो कुछ बच्चे को मारने पीटने लगा था, तो सारे बच्चे जाके कंप्लेन करते थे। तो कंप्लेन इतनी ज़्यादा होने लगी कि एक दिन जो डायरेक्टर है उसने इसे बुलाया और कहा कि आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो रिजाइन कर दो या तो मैं फायर कर देता हूँ। तो जब उसे ये थ्रेटन किया गया तो फिर उसने रिजाइन दे दिया और फिर वो दूसरे स्कूल में ही गया 1947 में। जब दूसरे स्कूल में गया तो वहाँ पे भी जो उसकी डिजायर थी कि जो भी न्यूड लड़की है उसे देखना या फिर जो लड़की के टॉयलेट्स हैं उसके अराउंड घूमना, वो लड़कियों पे स्पाई करता था। वो क्या करता था कि च्यूइंग खरीदता था, जो लड़कियों को काफ़ी, जो बच्ची थी उसे काफ़ी पसंद थी, तो वो उस बच्चे को खिलाता था ताकि उनका ट्रस्ट गेन किया जा सके। और धीरे धीरे इसकी आदत लड़की से शिफ्ट हो चुकी थी। ऐसा नहीं कि लड़की के साथ वो नहीं करता था, उसके बाद वो दोनों जेंडर को अट्रैक्ट करने की, उनको लालच देने की कोशिश करने लगा था। फिर उसके बाद उसे वहाँ से भी निकाल दिया जाता है। फिर वो दूसरी जॉब शुरू करता है, लेकिन वो इस बार स्कूल में नहीं करता, वो करता है एक सप्लाई चेन के कंपनी में, जिसमें उसे बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा था ताकि वो जो कच्चा माल है वो इधर से उधर करे। और फिर वो लाइफ का पहला मर्डर करता है, एक लड़की जिसका नाम था येलिना चकाटनोवा, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, वो उसका फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड मर्डर था। तो जो येलिना चकाटनोवा थी वो सिर्फ 9 साल की बच्ची थी। 22 दिसंबर की बात है, वो उस लड़की को लालच देता है और सीक्रेटली उसे लेकर जाता है एक ऐसी जगह जो उसने घर खरीदी थी और उस घर के बारे में किसी को पता नहीं था। उस घर को उसने स्पेशली सिर्फ इसलिए खरीदा था ताकि वो इस तरह की एक्टिविटीज को अंजाम दे सके। तो वो लड़की को लेकर जाता है और फिर वहाँ पे वो उसके साथ गलत करने की कोशिश करता है, इरेक्शन फेल्योर होते हैं और फिर वो उसे 3 बार चाकू से मारता है पेट में और फिर लड़की मर जाती है। उस लाश को वो पुल के नीचे फेंक देता है। और यहाँ पे पुलिस की पहली गलती समझ आती है, क्योंकि पुलिस के पास प्रॉपर सबूत मिल सकते थे कि ये जो मर्डर है वो चिकाटिलो ने किया है। बहुत सारे प्रूफ थे। पहली बात कि जो चिकाटिलो का जो पुराना वाला घर था, मतलब जो सीक्रेट वाला घर था, उसके
घर के बाहर खून के धब्बे थे, पहला। दूसरा कि जो उसके पड़ोसी थे उसने देखा था कि उस घर में कोई एक इंसान है जो उसी दिन स्पेशली आया है जिस दिन मर्डर हुआ है। उसके अलावा जो लड़की का जो बैकपैक है वो अपोजिट साइड मिला था उसके घर के सामने, मतलब जो उसका घर था उसके सामने पुल थी और उस पुल के नीचे मिला था, मतलब ये काम उसी ने करा होगा। उसके अलावा एक विटनेस थी जिसने देखा था कि जो बस स्टैंड है वहाँ पे एक इंसान है जो उस लड़की को लालच दे रहा है, और उस इंसान का जो चेहरा था, उस इंसान की जो डिस्क्रिप्शन उस लड़की ने बताए थे, जो प्रूफ जो थी उसने बताई थी, वो चिकाटिलो से मिलता था। लेकिन पुलिस यहाँ पे गलती करती है। पुलिस वहीं पे पास में रहने वाले एक लड़के को उठाती है जो कि 25 साल का था और वो मजदूरी करता था, जिसका नाम था अलेक्जेंडर। अब उसे क्यों उठाती है? क्योंकि वो पहले भी जेल में रह चुका था सेम केस के लिए। उसने किसी लड़की का रेप किया था और उसका मर्डर कर दिया था, तो उसे लग गया पुलिस को कि यही वो बंदा है जिसने ये काम किया होगा। लेकिन जो उसकी वाइफ थी और उसकी वाइफ की एक दोस्त थी जो पूरे दिन उसी घर में थी जिस दिन उसका मर्डर हुआ था, उस लड़के के घर में थी, उन दोनों ने बताया कि नहीं ये तो पूरा दिन मेरे साथ था। तो पुलिस क्या करती है कि प्रेशर बनाना शुरू करती है ताकि केस को जल्दी सॉल्व कर सके। और फिर वो उसकी वाइफ को डराते हैं कि अगर तुमने नहीं बताया कि वो हमारे साथ नहीं था तो आपके ऊपर हम केस करेंगे, आपको भी इन्वेस्टिगेट करेंगी, आप भी इसमें शामिल है जिसमें आपको परेशान होना पड़ेगा, और उसे टॉर्चर भी करने लगे थे। साथ ही जो उसकी वाइफ की तो दोस्त थी जो उसके घर में उस दिन थी, उससे पुलिस वालों ने ये कहलवाया कि आप ये कहो कि ये जो इंसान है वो उस दिन उस घर में आफ्टरनून के बाद आया था, यानी कि मर्डर करने के बाद आया था। तो पुलिस के डर से दोनों को जब इतना टॉर्चर किया गया तो वो कह देती है कि हाँ उस दिन ये लेट आया था, जिसके बाद केस शुरू हो जाती है और उसे गिल्टी प्रूव कर दिया जाता है। सारे सबूत जो उसकी वाइफ के और उसके वाइफ के दोस्त के थे वो पेश कर दिए जाते हैं, जिसके बाद जो कोर्ट था वो सजा दे देता है कि 15 साल तक इसे जेल में रहना पड़ेगा। लेकिन जो उसके रिलेटिव थे, जकार्नोवा के जो रिलेटिव थे, वो पुलिस पर काफ़ी प्रेशर बनाते हैं, सरकार पर प्रेशर बनाते हैं, जिसके बाद पुलिस थोड़ा सा टाइट हो जाती है और उसे डिसीजन दिया जाता है, उसको पलट के उसे मौत की सजा दे दी जाती है और फिर उसे खड़ा करके गोली मार दी जाती है और वो मर जाता है। ये उनका तरीका था बेसिकली एग्जीक्यूट करने का। इधर जकार्नोवा के बाद वो थोड़े दिन के लिए रुक जाता है, लेकिन जब वो मार रहा था तो उसे ऑर्गेजम मिला था, यानी कि जैसे ही वो किसी पर चाकू से हमला करता था तो उसका एजुकेशन होता था और उसे सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन मिलता था, तो उसे अच्छा लगने लगा और फिर वो इस चीज़ को दोबारा एक्सपीरियंस करना चाहता था। हालांकि पहले वो काफ़ी रेसिस्ट किया, उसने खुद बताया कि मैं अपने अर्ज को शांत करने की कोशिश कर रहा था पहले, और उसने काफ़ी टाइम तक ये करी भी। लेकिन फिर 3 सितंबर 1981 को 17 साल की एक लड़की थी जिसका नाम था लारिसा, वो बस स्टैंड पे खड़ी थी और उसे लाइब्रेरी जाना था। फिर चिकाटिलो उसके पास जाता है और थोड़ा सा जब देखता है कोई भी उसके आसपास नहीं है, वो उसके पास जाके बात करने की कोशिश करता है और फिर उसे बताता है कि उसके पास वोडका है जो वो उस बच्ची को दे सकता है, वो पिला सकता है और वो बढ़िया रिलैक्स कर सकती है। तो पढ़ना किसे अच्छा लगता, वो बच्ची इसके बाद में आ जाती है और इसके साथ जंगल की तरफ चल पड़ती है। जैसे ही वो जंगल में जाता है उससे वो जोर से धक्का दे देता है। जब वो धक्का देता है तो वो गिरती है, बच्ची थी, और जब वो गिरती है तो चिकाटिलो उसके कपड़े फाड़ देता है और जब वो कपड़े फाड़ता है उसके बाद वो उसके साथ इंटरकोर्स करने की कोशिश करता है। जब वो इस चीज़ में फेल हो जाता है, जब उसका इरेक्शन नहीं हो पाता तो उसे गुस्सा आता है और फिर वो उसके साथ अत्याचार करने लगता है। लेकिन जब उसके साथ वो अत्याचार कर रहा था, उसे दर्द दे रहा था, तो वो काफ़ी चिल्ला रही थी, तो उसे डर होता है और फिर वो उसके मुंह में मिट्टी कीचड़ भर देता है ताकि वो चिल्ला ना पाए जोर से।
अब वो उसे मारने वाला था, लेकिन उसके पास कोई नाइफ थी नहीं जिससे वो हमला कर सके। तो फिर वो वहाँ से एक डंडा उठाता है और उस डंडे से उसे मारना शुरू कर देता है, लेकिन उससे भी उसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। फिर वो अपने दांत से उसके शरीर के पार्ट को काटना शुरू कर देता है और उसके जितने भी सेंसिटिव पार्ट्स थे उसको काटने लगता है। और ये इतना ब्रूटल हो चुका था कि जो लड़की थी, जो बच्ची थी, उसके एक निपल्स को दांत से काट कर बॉडी से अलग कर दिया उसने। और फिर जब वो मर गई तो फिर उसे एक जगह डाल के उसके ऊपर पत्ते टहनियाँ डाल दी उसने। और फिर उसके अलावा वो जो न्यूज़पेपर साथ में लेकर आया था उस न्यूज़पेपर के पन्ने डाल दिए ताकि वो छुप जाए, और फिर वहाँ से निकल गया। और उसकी जो बॉडी है वो पुलिस को अगले दिन मिली और फिर पुलिस अपने तरीके से जांच में लग जाती है। और फिर इसके 9 महीने के बाद 12 जून 1982 चिकाटिलो जो है वो ट्रेवल करता है बाय बस एक रोस्टोव के डिस्ट्रिक्ट में। उसे सब्जी वगैरह लेनी थी। फिर वो एक बस को चेंज करता है, फिर थोड़ी देर के लिए वो पैदल चलता है। तो वो देखता है कि एक 13 साल की लड़की है, एक बच्ची है जिसका नाम था लिवोव। वो पैदल जा रही है। वो बेसिकली शॉपिंग करके घर जा रही थी। फिर वो उसके पीछे जाने लगता है स्लोली। जब वो एक ऐसी जगह पहुंचता है जहाँ पे सुनसान था, जहाँ पे कोई था नहीं, तो फिर वो उस लड़की को जोर से धक्का देता है और जो पैदल चलता है वो 1/4 मील पैदल चलता है, मतलब काफ़ी दूर पैदल जाता है सो डैट वो उसके साथ गलत कर सके। चिकाटिलो उसे धक्का देता है। जब वो गिर जाती है तो उसे वो घसीटते हुए एक झाड़ी के अंदर ले जाता है ताकि किसी को दिखे ना, और फिर वो उसके साथ सेक्स करने की कोशिश करता है। लेकिन फिर वही प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो चाकू लेकर आया था, उस चाकू से उसके ऊपर फिर से हमला करता है और उसे मार डालता है और उसे सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन मिल जाती है। 27 तारीख को बॉडी मिली, मतलब 12 जून को ये मर्डर हुआ था और 27 जून को उसकी बॉडी मिलती है। और जब बॉडी को जांच में भेजा जाता है तो उसके ऊपर टोटल 22 बार चाकू से हमला किया गया था। उसके सर में, उसके गले में, उसके पेट पर और फिर उसके प्राइवेट एरिया में भी चाकू से वार किया गया था। पुलिस शॉक हो जाती है, लेकिन उसे पता नहीं चलता है कि ये कौन करा। लेकिन इसमें एक और चीज़ पता चलती है जो पुलिस को हिलाकर रख देती है। वो देखते हैं कि जो लड़की के आई सॉकेट है उसे निकाला गया है और ये पहले भी एक के साथ हो रखा था, लेकिन कोई लिंक तो कर नहीं रहा था उस समय। पुलिस भी चाह रही थी कि इसको दबाएं। और दूसरी बात, जो ये जो मर्डर है वो ट्रैवल करते करते कर रहा था, मतलब हर जगह, मतलब इसकी जो स्पेस है वो चेंज हो जा रही थी। और उस समय इतना ना इंटरनेट था कि इतनी जल्दी कम्युनिकेशन किया जा सके, तो दूसरे शहर वाले को पता ही नहीं है कि पहले शहर में क्या हुआ है। तो इस तरीके से पुलिस लिंकअप भी नहीं कर पा रही थी। और जब वो उसका मर्डर कर देता है तो उसके बाद उसे मजा आने लगता है। उसके अंदर जो अर्ज उठ रहे थे, वो जो उसकी इच्छा थी, उसे वो रोकना नहीं चाहता है। वो चाहता है कि वो बार बार उसे करे। और वो टोटल 3 मर्डर कर चुका था, तो उसे ये इजी लगने लगा था। और फिर जुलाई से सितंबर के बीच में, जुलाई टू सितंबर 1982 के बीच में वो टोटल कम से कम 5 और मर्डर करता है। 5 और लड़कियों के साथ वो गलत करता है, जिसमें जो एज ग्रुप था वो 9 से लेके 18 ईयर तक होती थी, मतलब सारे ही बच्चे होते थे। तो वो इन बच्चियों को अप्रोच करता कैसे था, उन्हें लालच कैसे देता था। तो जो उसका तरीका था, वो सबसे पहले वो बस स्टैंड या फिर रेलवे स्टेशन पे जाता था। वो वहाँ पे जो बच्ची खड़ी होती थी उनको अप्रोच करता था, बात करने की कोशिश करता था। और फिर उनको जो एरिया इसने डिसाइड कर लिया होता था, पहले से देख रखा होता था, या फिर जो पास के जंगल होते थे वहाँ पर ले जाता था। और फिर वहाँ पे चाकू से हमला करके या फिर उन्हें गले दबाकर या फिर उनको पीट कर मार डालता था। और मैक्सिमम शिकार के साथ, मैक्सिमम विक्टिम के साथ ये उनका जो आई का सॉकेट था वो निकाल लिया करता था। तो जो डॉक्टर थे वो हर केस में ऐसा होता था, मैक्सिमम केस में ऐसा होता था। तो इसका ये सिग्नेचर बनता जा रहा था कि ये
जो भी विक्टिम का शिकार करता है, जिस भी विक्टिम को मारता है, उनके साथ गलत करता है और उनकी आंखें निकाल लेता है। अब उसके बाद ये वहाँ पे बच्चियों पे भी नहीं रुकता है, ये फिर अडल्ट जो वुमेन होती है उनके साथ भी सेम चीज़ें करना शुरू कर देता है। उसके लिए वो सिलेक्ट करता है या तो प्रोस्टिट्यूट या फिर वैसी महिलाएं जिनके पास रहने को घर नहीं है। तो वो मैक्सिमम या तो अल्कोहल का लालच देता था या फिर उन्हें पैसे का लालच देता था, और पैटर्न वही था, उन्हें वो लेकर जाता था, उनके साथ इंटरकोर्स करने की कोशिश करता था उस विक्टिम के साथ, और ही वॉज अनेबल टू इरेक्ट। देन वो गुस्सा में आ जाता था। जैसे ही उसके साथ ही होता था कि वो ट्राई करता था कि वो इरेक्ट करे, उनके साथ प्रॉपरली इंटरकोर्स करे, लेकिन वो उसमें अनसक्सेसफुल होता था और उसे गुस्सा होता था, और उसके बाद वो लगातार वार करना शुरू कर देता था और वो मार डालता था। इसमें एक और चीज़ थी, जो भी लड़की या फिर जो भी बच्चे या फिर जो भी औरत को उठाता था, अगर वो इसके इरेक्शन वाली बात पे हंसते थे या फिर उसे कुछ कहते थे तो उनको वो ब्रूटली मारता था, ज़्यादा दर्द देकर मारता था। और जो चिकाटिलो था उसे जो ऑर्गेजम मिलती थी वो सिर्फ स्टेबिंग के थ्रू ही मिलती थी। जब वो उनके साथ ऐसा करता था, उनके ऊपर चाकू से वार करता था, उनके बॉडी पार्ट को काटता था, उनके गले को रेतता था, तो जाके ही उसे ऑर्गेजम मिलती थी। और फिर वो हर शिकार के लिए, हर विक्टिम के लिए सेम पैटर्न फॉलो करना शुरू कर देता है। सबसे पहले जाके उनसे बात करना है, उनको कुछ असिस्टेंट के लिए प्रॉमिस करना है, उनको कोई कंपनी देने की बात करनी है, उन्हें अल्कोहल का लालच देना है, या तो कई बार वो क्या करता था, जो रियर स्टाम्प है वो यूज करता था। कई बार वो क्या कहता था कि मैं तुम्हें अच्छी यूरोपियन फिल्म दिखाऊंगा, क्योंकि उस समय वहाँ पे यूरोपियन फिल्म देखना बड़ी बात होती थी। उसके अलावा वो फूड की लालच देता था, कैंडी की लालच देता था, ताकि बच्चे इजीली उसके बहकावे में आ जाए, और फिर उसको वो अपने साथ लेकर जाता था। जब वो दोनों अकेले हो जाते थे तो फिर हाथ को पीछे रस्सी से बांध देता था। एक रस्सी उसके पास हमेशा होती थी। उसे बांधने के बाद वो उसे पीटता था, मुंह में मड या फिर मिट्टी डाल देता था ताकि उसका चिल्लाना दबाया जा सके, और वो गले दबा कर रखता था या फिर चाकू से वार करता था, और जब वो मर जाती थी तो उसके लाश को छुपाने का जुगाड़ देखता था और छुपाते वहां से निकल जाया करता था। अब इतने मर्डर करने के बाद इसका साहस 7वें आसमान पे था। अब ये पब्लिकली भी लड़की को लालच देने की कोशिश करता था। 11 दिसंबर 1982 की बात है। एक 10 साल की बच्ची थी जिसका नाम था ओल्गा, और ये उससे मिलता है और भरी बस में मिलता है। उसमें बहुत सारे लोग बैठे थे और भरी बस में ही वो उसे लालच देना शुरू कर देता है ताकि वो उस बच्ची को अपने साथ नीचे उतार सके, और वो कामयाब हो जाता है। उस लड़की को अपने साथ नीचे उतार लेता है। बाद में जो बस में बैठे लोग थे उन्होंने बताया कि एक जो इंसान है उसने उसका डिस्क्रिप्शन भी दिया जिसने उस बच्ची को बस से उतारा था, और इस बच्ची को एक फॉरेस्ट में लेकर जाता है, और इस बार उसने वो किया जो अब तक इसने किसी के साथ नहीं किया था। वो उस लड़की के चेस्ट से, यहाँ से लेकर उसके जो प्राइवेट पार्ट्स के एरिया वहाँ तक चाकू से खोल देता है। उसके अलावा और वो जो लड़की थी, जो प्राइवेट पार्ट वाली जगह थी, उसे चाकू से काट कर बाहर निकाल देता है, और फिर जो उस लड़की की आंत थी उसे भी शरीर से बाहर निकाल देता है। जब ये पुलिस वाले तक पहुँचती है तो उनकी नींद उड़ जाती है कि कौन है जो इतनी बेरहमी से एक बच्ची की हत्या कर दी। और फिर ये जनवरी 1983 तक 4 और बच्चे को अपना शिकार बना लेता है और लगभग सेम तरीके से मार डालता है। जब ये चीज़ ऊपर उठती है तो मॉस्को पुलिस एक्टिवेट हो जाती है, और फिर मॉस्को पुलिस की एक टीम रोस्टोव आती है और एक ऑपरेशन चलाती है जिसका नाम रखा जाता है ऑपरेशन फॉरेस्ट पार्क, क्योंकि ज़्यादा जो हत्याएं थी वो जंगल में हो रही थी, इसलिए उसका नाम ये रखा गया। अब जो इसके जो इंचार्ज थे उसका नाम था फेटिसव, और उसमें सिर्फ एक ही लोग नहीं थे काबिल, उसमें 10 ऐसे इन्वेस्टिगेटर को शामिल किया गया था जो अपने काम में माहिर थे, और इसमें अभी अलग अलग केस की तरह देख रहे थे। टोटल 4 केस रजिस्टर किए गए थे और उन चारों केस को अलग अलग देखा जा रहा था। इसके लिए फॉरेंसिक एनालिस्ट भी हायर किया जाता है ताकि वो इस केस में हेल्प करे, और फिर बॉडी को जितने भी बॉडी मिले थे उनको आपस में भी कनेक्ट करने की कोशिश की जाती है। और जो अलगा थी उसकी जो बॉडी मिलती है वो मिलती है मार्च में
मतलब पूरे 3 महीने के बाद। जो फेटी सब थे इस केस के इंचार्ज वो सबको देख रहे होते हैं और फिर इस वजह से जून 1983 तक वो जो बूचर था, वो जो चिकाटिलो था, वो कोई भी हत्या नहीं करता है, क्योंकि उसे पता था कि उस पर एक्शन हो सकता है। जो पुलिस की टीम है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन वो कब तक ही रुकने वाला था। वो 15 साल की एक लड़की, अर्मेनियन लड़की का मर्डर कर देता है जिसका नाम था सरकिसियन। अब उसका जो बॉडी है वो फिर से जंगल में मिलती है एक रेलवे स्टेशन के पास। फिर सितंबर आ जाता है और फिर वो 5 और विक्टिम को मारता है और स्टाइल लगभग सेम है। अब अथॉरिटीज को लग गया था कि कोई एक इंसान है, कोई एक ही सीरियल किलर है जो ये सारे हत्याएं को इल्जाम दे रहा है। फिर 6 सितंबर 1983 को पुलिस वाले कंक्लूड करते हैं कि जो ये 6 मर्डर है, टोटल 6 मर्डर, वो एक ही इंसान ने किया है, उसका जो किलर है वो सेम ही है। हालांकि जो पुलिस की थ्योरी थी उसमें कुछ चीज़ें थी, जैसे कि ये जो मर्डर हो रहे हैं वो या तो एक ग्रुप कर रहा है जिसका एक कॉमन मालिक है और ये सिर्फ इसलिए कर रहा है ताकि इसके ऑर्गेन्स को निकाल के बाहर बेचा जा सके। दूसरा, ये कोई कल्ट है, कोई शैतानी कल्ट है जो बच्चे को मार रहा है ताकि वो जो अपनी शक्ति है उसे अचीव कर सके। अब वहाँ पे वो माना जाता था, तो इस एंगल से भी सोच रहे थे। इसके बाद जो उनकी तीसरी थ्योरी थी, उनके अकॉर्डिंग उन्हें ये लगता था कि कोई एक इंसान है जो मानसिक तौर से बीमार है और वो इस तरह की हत्याएं कर रहा है। उसके अलावा उनको ये भी लगता था कि कोई एक होमोसेक्सुअल है जो ये हत्याएं कर सकता है। उसके अलावा एक और थ्योरी थी कि जो पीडोफाइल है, मतलब वैसे इंसान जिसे बच्चियां पसंद है, जो बच्चियों के साथ इंटरकोर्स करना चाहता है, एक कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो इन सभी के साथ गलत करके और उसे मार दे रहा है। और सभी को इकट्ठा किया गया, मतलब उन सब की लिस्ट बनाई गई जितने भी लोग उस एरिया में इस तरह के केसेस को फेस कर चुके थे या फिर इस तरह का इल्जाम लग चुका था। सेक्स ऑफेंडर, रेपिस्ट, होमोसेक्सुअल, और फिर जांच शुरू कर दी गई। और जब इन लोगों की लिस्ट बनाई गई तो उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी हुआ। अब जो रशियन पुलिस थी वो गुस्से में थी, वो इस तरीके से इन्वेस्टिगेट कर ही नहीं लेती जैसे कि ह्यूमन हो। वो पूरी तरह से ब्रूटल थे, वो टॉर्चर करते थे। इसकी वजह से कई सारे लोगों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, कई लोगों ने मर्डर कबूल किया, कई लोगों ने क्राइम को कन्फेस कर लिया और 3 होमोसेक्सुअल और कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर ने तो सुसाइड कर लिया ताकि जो ये ब्रूटल इन्वेस्टिगेशन चल रही थी उससे बचा जा सके। अब इसके रिजल्ट में वो तो केस सॉल्व नहीं हुआ, लेकिन कम से कम 1000 वैसे केस सॉल्व हो गए जो उसके लिए पुलिस बनाई ही नहीं गई थी, जिसके लिए पुलिस यहाँ पर आई नहीं थी। वो सारे रियल क्राइम थे, मतलब वो क्राइम सच में हुए थे लेकिन पुलिस ने उस समय एक्शन नहीं लिया, लेकिन वो सारे क्राइम सॉल्व हो गए। मतलब 95 मर्डर के केस सॉल्व हुए थे और 140 रेप अटेम्प्ट जो थे उनके केस सॉल्व हो गए और 245 से ज़्यादा रेप केस यहाँ पे सॉल्व हो चुके थे। मतलब बाकी जो ऑफेंडर थे उनको सजा मिल चुकी थी, लेकिन चिकाटिलो तक पुलिस अभी बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाई थी, उनके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। अब साल आ चुका था 1984। जैन और फैब में 2 और औरतों को ये जो चिकाटिलो है वो मारता है रोस्टोव के अंदर, इन पार्क ऑफ एविएटर्स में। फिर मार्च 24 को 10 साल का एक लड़का, पहली बार ऐसा होता है कि एक 10 साल के बच्चे को, लड़के को वो उठाता है और उसके साथ सेम तरीके से उसको मारता है। अब इस केस के बाद बहुत सारे विटनेस थे जो बताते हैं कि जो लड़के को बहला फुसला रहा था, जो बच्चियों को लालच दे रहा था, उसका चेहरा ऐसा है, उसका डिस्क्रिप्शन ऐसा है, वो इस तरीके से चलता है, ऐसा दिखता है। तो बहुत सारे लोगों ने इसकी पुष्टि की थी कि वो एक ही इंसान है जो सारे लोगों को मारने की कोशिश कर रहा है। और फिर जब उस लड़के की बॉडी मिलती है तो पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उस लड़के के बॉडी पर किसी दूसरे इंसान का सलाइवा तो था ही साथ स्पर्म भी था। और फिर 25 मई को चिकाटिलो एक ऐसा काम करता है जो अभी तक उसने नहीं करा था। अभी तक जितने भी लोगों को उसने मारा था वो सारे अननोन थे, लेकिन 25 मई को चिकाटिलो एक लेडी और उनकी बेटी को मार डालता है जिन्हें वो वर्षों से जानता था, और जो बच्ची थी उसकी उम्र सिर्फ 10 साल थी। और फिर जुलाई के अंत होते होते तक 3 और लड़कियों का मर्डर कर चुका था जिनकी उम्र 19 से लेकर 21 साल तक की थी।
फिर 2 अगस्त को 16 साल की एक लड़की जिसका नाम था नतालिया, उसे पार्क ऑफ एविएटर्स में ही मार डालता है। फिर 7 अगस्त को 17 साल की एक छोटी बच्ची, उसे भी मार डालता है और उसकी जो बॉडी है वो नेक्स्ट डे को मिलती है। इतने सारे मर्डर हो रहे थे और वो जो बॉडी मिली थी, जो 17 साल की बच्ची, उसके ऊपर 39 घाव थे। मतलब उसके ऊपर 39 बार चाकू से वार किया गया था अलग अलग जगह। और एक चीज ऐसा था जो पुलिस देखना भी नहीं चाह रही थी, जो एक नॉर्मल इंसान देख भी नहीं सकता, वो काम चिकाटिलो ने उस बच्ची के साथ करा था। वो जो लड़की थी उसके अपर लिप्स नहीं थे। जब पुलिस वाले उसे देखते हैं तो अपर लिप्स गायब थी, तो वो आसपास ढूंढते हैं लेकिन वो नहीं मिलती। फिर उन्हें लगता है कि शायद जो मर्डरर है वो अपने साथ लेकर चला गया। लेकिन जब उस लड़की का मुंह खोला जाता है तो उस मुंह के अंदर उस लड़की की अपर लिप थे। मतलब चिकाटिलो ने उसे अपने दांत से काट कर और फिर उसके मुंह के अंदर थूक दिया था। और ये इस मर्डर के जस्ट बाद, कुछ ही घंटों बाद वहां से निकल जाता है उज्बेक, जो कि कैपिटल ऑफ ताशकंद है, वहां पे एक बिजनेस ट्रिप पे। और फिर जब इधर पुलिस वाले की इन्वेस्टिगेशन थोड़ी सी शांत हो जाती है तो वापस लौटता है 15 अगस्त को, और आते ही शुरू हो जाता है। वो एक औरत को मारता है और फिर उसके 10 साल की बच्ची को ही मारता है, और फिर उसके 2 हफ्ता के बाद 11 साल के एक दूसरे बच्चे को मारता है जिसका नाम था चपेल, और उसकी लाश बैंक ऑफ द डॉन रिवर पे मिलती है। ये वही जगह है जहाँ पे कई लाश मिले थे और स्टाइल भी मारने का सेम ही था। और फिर उसके सिर्फ 2 वीक के अंदर एक लड़के को मारता है और इस लड़के के साथ वो और भी बुरा करता है। उस लड़के का नाम था चपेल, और उसकी जो बॉडी मिली थी वो मिली थी बैंक ऑफ द डॉन रिवर। ये वही जगह है जहाँ पे एक लड़की की भी लाश मिली थी। लेकिन जो ये लड़का था, जो बच्चा था, उसके जो बॉल्स थे वो काट दिए गए थे। उसके अलावा उसके आंख तो बाहर थे ही, और उसको गला घोट के मारा गया था, और फिर उसके बॉल उसके आसपास मिले ही नहीं। और ये वाला पॉइंट जब लास्ट में रिवील होगा तो आप शॉक रह जाओगे कि कोई इंसान ऐसा भी कर सकता है। हालांकि उसके जो दिन थे वो अब थोड़े से खराब होने वाले थे, या फिर ये कहे कि वो अरेस्ट होने वाला था। बुरा वक्त शुरू हो चुका था। 13 सितंबर 1984 की बात है। 2 अंडरकवर डिटेक्टिव, क्योंकि बहुत सारे अंडरकवर डिटेक्टिव इस चीज़ के लिए लगाए गए थे, जो रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन के आसपास घूमते रहते थे और उन सबको ट्रैक करते थे जो किसी बच्ची से बात करने की कोशिश कर रहा है। तो उन्हें इस पे शक होता है, वो उसका पीछा करना शुरू करते हैं, उसे फॉलो करते हैं। फिर वो देखते हैं कि ये जो चिकाटिलो है वो बच्चियों को अप्रोच कर रहा है, तो उन्हें और ज़्यादा शक होता है और उनको फिर थोड़ी दूर चलने के बाद अरेस्ट कर लेते हैं। और फिर अरेस्ट होते ही उनकी जांच शुरू होती है। तो उनके पास जब सर्च किया जाता है तो मिलता है एक नाइफ जो कि 20 सेंटीमीटर का था। उसके अलावा एक रस्सी मिलती है छोटी सी। उसके अलावा उसके पास मिलती है एक वैसलीन की पैकेट, जो काफ़ी थे, जो पर्याप्त थे इस बात को प्रूव करने के लिए, या फिर इस सबूत को, या फिर इस शक को पुख्ता करने के लिए कि जो मर्डरर है ये वही है। और जब उसे अरेस्ट किया जाता है तो उस समय रसिया में एक रूल था कि आप किसी को भी सिर्फ 10 दिन अपने पास रख सकते हो पूछताछ के लिए। उसके बाद आपने अगर सबूत नहीं दिए तो आपको उस इंसान को छोड़ना पड़ेगा। अब जब ये चीज़ होती है तो पुलिस वाले को डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी ना करें और इसे छोड़ना पड़े। तो जो ऑफिस था उसका, वहाँ के एक केस इसके ऊपर लगा देते हैं जिसमें चोरी की बात कही गई थी। बेसिकली इसने अपने कंपनी से, जो वहाँ पे वो काम करता था, वहाँ से कुछ चीज़ें चुरा के बेच दी थी, तो उस वाला केस को भी इसके ऊपर मढ़ दिया गया। बेसिकली वो चोरी सच में हुई थी। अब इसने किया नहीं किया वो दूसरी बात है, लेकिन पुलिस ने इसे रखने के लिए उस वाले एक्ट को भी इसमें ऐड कर दिया। पुलिस वाले को ऐसा लग रहा था कि अब शायद केस सॉल्व हो गई। इतने दिनों से जिस चीज़ की प्रयास में वो थे, आखिरकार वो सक्सेसफुल हो गए। वो इंसान मिल गया जिसे वो पकड़ना चाहते थे। पुलिस वाले खुश थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, हर चीज़ मैच हो रहा था। मतलब जब उनकी डिस्क्रिप्शन मैच की गई कि जो मारा गया था और जो लोगों ने बताया था कि वो इंसान दिखने में ऐसा था, और अक्सर ये उन साइट्स के आसपास नज़र आ जाता था जहाँ पे ये मर्डर हुए हैं, तो पुलिस वाले के पास सब कुछ था। तो बहुत खुश थे कि फाइनली जिसने इतने मर्डर किए उसको हमने पकड़ लिया। लेकिन पुलिस वालों को ये नहीं पता था कि उन्हें एक शॉकिंग न्यूज़ मिलने वाली है। पुलिस वाले
जीत का जश्न मनाने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो बुरी तरीके से हारने वाले हैं। और उनके ताबूत की आखिरी कील थी एक रिपोर्ट, और वो थे उसके ब्लड रिपोर्ट। जो ब्लड की जो रिपोर्ट आई चिकाटिलो की, वो थी ग्रुप टाइप ए। अब जो विक्टिम थे उनके बॉडी पे जो सीमन मिले थे उसका जो टाइप था वो था AB। बस सारा केस यहीं पे खत्म हो गया और इसे सिर्फ एक चोरी का सजा देकर छोड़ दिया गया, जो इसके ऊपर एक्स्ट्रा इल्जाम लगाए गए थे। और फिर उसे 1 साल 3 महीने की जेल हो गई, जो बाद में 12 दिसंबर 1984 को इसे छोड़ दिया गया। और इसे जब छोड़ा गया तो इससे जो कम्युनिस्ट पार्टी का जो ये लीडर हुआ करता था उसे भी छीन लिया गया, बस एज अ सजा। लेकिन उससे इसे तो कोई फर्क पड़ने वाला था नहीं। और जो ये मर्डर के चार्ज थे, जितने भी लड़कियों के मर्डर के चार्ज थे या फिर जो भी रेप के चार्ज थे, वो लगा दिए जाते हैं एक इंसान पे जो मेंटली अनस्टेबल था, और उसे सजा दे दिया जाता है। अब उसने पहले भी मर्डर एक्सेप्ट कर चुका था, जो मैंने बताया था कि बहुत सारी लिस्ट बनी थी, तो उसमें से वो नाम था। सारा केस उसके ऊपर मट के और इस केस को खत्म कर दिया जाता है इनके साइड से। पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी, लेकिन कुछ केसेस को उसके नाम पे मट दिया गया था। और जब वो दिसंबर 1984 में जेल से छूटा, उसके बाद उसने कोई मर्डर नहीं किए। कब तक? 1 अगस्त 1985 तक। लेकिन 1 अगस्त 1985 जब वो एक बार काम के लिए, मतलब जब वो सप्लाई डिपार्टमेंट में काम करना शुरू कर चुका था, उसके बाद फिर प्रोफाइल काफ़ी लो थी क्योंकि वो जेल से आया था, लेकिन वो एक बिजनेस ट्रिप पे मॉस्को गया था। तो वहीं पर मॉस्को के अंदर ही 18 साल की एक औरत थी जिसका नाम था नतालिया। उसे वो बहलाता फुसलाता है, वो प्लेटफॉर्म के, रेलवे प्लेटफॉर्म के नियर उसे लेकर जाता है, और फिर वहीं पे एक पास में जंगल थे, वहाँ पे उसे लेकर गया और फिर उसे बांध दिया। और फिर बांधने के बाद उसने जो जेल में रहने का गुस्सा था, या फिर उसके बाद जो काफ़ी टाइम तक उसने वेट करी थी, सारा गुस्सा उस पर निकाल दिया। उसने उस औरत पे 83 टाइम चाकू से वार किया। उसके गले और चेस्ट में इतने छेद हो चुके थे कि जो पुलिस वाले थे उनसे वो लाश देखा तक नहीं जा रहा था। और उसके बाद भी वो मरी नहीं। उसके बाद जब वो पूरी तरह से, क्योंकि किसी इंसान के साथ जब इतने वार करते तो छटपटाता है, और जब वो छटपटा रही थी तब उसने उसका गला दबाया, और जब तक मर नहीं गई तब तक इसने उसका गला नहीं छोड़ा। मतलब वो वैसे भी मर सकती थी, लेकिन इसे वो करने में मजा आ रहा था। खैर, जब पुलिस वाले तक ये बात पहुंची तो फिर पुलिस वाले एक्टिव हो गए। उन्हें पता चल चुका था कि ये जो मर्डर है उसने ट्रेवल किया है मॉस्को तक, क्योंकि पहले ये सारे मर्डर, इस तरीके के सारे मर्डर हो रहे थे किसी और एरिया में, रोस्टम में। फिर वहाँ से वो निकला था, तो पुलिस वाले ने अपनी जांच शुरू कर दी। उसने एरोप्लेन में जितने भी लोग ट्रेवल करा था सबकी लिस्ट बना दी, और सारे लिस्ट बनाने के बाद वो हर पैसेंजर के बारे में डिटेल निकालना शुरू कर देते हैं कि वो कहाँ रहता है, क्या काम करता है, कब कब उसने पास्ट में ट्रेवल किया है, और फिर उसके बारे में कोई रिपोर्ट है या नहीं है, लोग उसके आसपास के क्या कहते हैं, सब कुछ जांच चल रहा था। लेकिन चिकाटिलो यहाँ भी नहीं पकड़ा गया, क्योंकि वो फ्लाइट से आया ही नहीं था, वो बाय ट्रेन ट्रेवल कर रखा था। तो कोई डॉक्यूमेंट इसके खिलाफ मिलते ही नहीं है। फिर उसके 4 हफ्ते बाद दूसरी औरत जिसका नाम था इरीना, वो सेम तरीके से मारी जाती है। फिर आता है नवंबर 1985। ये वो दिन है जब पुलिस वाले अब पूरी तरीके से इस केस के ऊपर काम करना चाहते थे। वो चाहते थे कि अब कातिल जल्द से जल्द पकड़ा ही जाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने स्पेशल ऑफिसर्स को लाना शुरू कर दिया। अब जो पुलिस की जो टीम थी उसे बढ़ा दी गई। पहले 10 था तो उसे 15 कर दिया गया। डिटेक्टिव पहले कम थे, अब लगभग 30 डिटेक्टिव को काम पे लगा दिया गया। और जितने भी केस थे इससे पहले वाले जो सेम तरीके से मर्डर किए गए थे, सबको री इन्वेस्टिगेट किया गया ताकि उनसे कुछ क्लू मिल सके। उसके अलावा फिर से अनदर राउंड ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स शुरू कर दिए गए। उन सारे होमोसेक्सुअल्स थे और फिर जितने भी सेक्स ऑफेंडर थे उन सब से क्वेश्चंस एंड आंसर्स शुरू कर दी और उनकी एक मैपिंग भी की गई। उसके बाद अगले ही महीने एक और लाश मिलती है मिलिस्टिया की, जो कि पास की रेलवे स्टेशन से उठाई गई थी। अब उसके बाद जो ऑफिसर्स थे वो फिर से दिमाग लगाते हैं और स्टेशन पे
प्लेन कपड़े में, मतलब जिसे देख के ये लग नहीं सकता कि ये ऑफिसर्स है, उनको टहलवाना शुरू करते हैं ताकि तुम घूमते रहो और कोई भी इंसान दिखे जो किसी बच्ची को या औरत को लालच देने की कोशिश कर रहा है या फिर उसको साथ लेकर जा रहा है, उसे पकड़ लेना। इसके बाद पुलिस ने सिर्फ इतना ही नहीं करा, उन्होंने एक साइकोलॉजी के डॉक्टर को भी हायर किया जो इस बात में एक्सपर्ट थे कि उसका कैरेक्टर कैसा होगा, जिनका नाम था डॉक्टर अलेक्जेंडर। अब ये पहली बार रशियन हिस्ट्री में हो रहा था कि किसी केस पर काम करने के लिए साइकोलॉजिकल डॉक्टर को लगाया गया था। अब उन्होंने सारे रिपोर्ट और डेटा खंगाले और फिर उनकी एक साइकोलॉजिकल प्रोफाइल बनाई, जो भी किलर है उसकी एक साइकोलॉजिकल प्रोफाइल बनाई जिसमें अलेक्जेंडर लिखा। और ये जो प्रोफाइल थी वो 65 पेज की थी, जिसमें उन्होंने ये बताया कि जो किलर है वो अकेला रहने वाला इंसान है, उसकी जो एज है वो 45 से लेकर 50 साल की है और उसका जो बचपन रहा है वो काफ़ी पेनफुल रहा है, काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि जो किलर है वो किसी लड़की के साथ फ्लर्ट करने में, उनसे बात करने में या फिर उनके साथ किसी भी तरीके से रोमांस करने में इनकैपेबल है। उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि वो जो इंसान है वो काफ़ी पढ़ा लिखा इंसान है, उसकी शादी हो चुकी है, उसके अलावा वो जो इंसान है वो सैडिस्टिक पर्सन है, मतलब वो कंट्रोल करना चाहता है लोगों को। और फिर उन्होंने ये भी रिवील किया कि वो जो इंसान है वो इम्पोर्टेंस से ग्रसित हो सकता है और जो सेक्सुअल अराउजल है वो सिर्फ उसे किसी को सफर करते हुए देखने से मिलती है, किसी को मारने से मिलती है और फिर वो तभी रिलीज कर पाता है जब वो किसी को मारता है। उसके साइकोलॉजिकल प्रोफाइल में ये भी था कि वो जो इंसान है वो इंटरकोर्स को एज ए ऑप्शन ऑफ मर्डर लेने लगा है, मतलब जो खुशी, जो सेटिस्फैक्शन इंसान को इंटरकोर्स करने के बाद होती है उसे सेम तरह की हैप्पीनेस मर्डर करके होता है। मतलब उसने उसको चेंज कर चुका है अपने माइंडसेट में। और जो इन सब कुछ को करने के लिए चाकू इस्तेमाल करता है वो उसके पेनिस का सब्स्टिट्यूट बन चुका है, मतलब अनदर ऑप्शन बन चुका है। अब उसे चाकू से मारने में सेम फीलिंग आती है जो एक नॉर्मल इंसान को ड्यूरिंग सेक्स फील आती है। उसके अलावा जो उसका जो पेनिस इरेक्शन है उसमें उसे प्रॉब्लम होती है। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी था कि वो जो इंसान है वो ट्रैवल करता है, क्योंकि जितने भी केसेस हुए थे वो नॉर्मली वीकडे में हुए थे, यानी कि उसका जो काम है वो घूमने फिरने का है, ट्रांसपोर्ट का काम है और वो ट्रैवलिंग करते हुए इस हत्याओं को अंजाम देता है। लेकिन चिकाटिलो पढ़ा लिखा आदमी था, वो जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी उसे वो पढ़ता था, वो न्यूज़पेपर लेना शुरू कर चुका था ताकि जो भी अपडेट है वो उसे मिलती रहे और फिर वो किलिंग को कंट्रोल करता है और 1 साल तक लगभग किसी भी तरह की कोई किलिंग नहीं करता है, कोई बॉडी नहीं मिलती। लेकिन उसके 1 साल के बाद एक मर्डर होता है 33 साल के एक औरत का जिसका नाम था लिबॉफ। उसे सेम स्टाइल में चाकू घोंप पर मारा गया था, 20 बार उसके ऊपर चाकू से वार किया गया था और पहले उसे तो नंगा किया गया, उसके बाद फिर उसे मारा गया था। बट कोई भी शरीर से पार्ट अलग नहीं था और डैमेज भी नहीं था और आसपास कोई जैसे बस स्टेशन या फिर रेलवे स्टेशन भी नहीं था। तो पुलिस को ये डाउट हुआ कि ये कोई नया मर्डर तो नहीं है या फिर वो सेम है जो बाकी के मर्डर किए हैं। तो पुलिस वाले क्लियर नहीं हो पा रहे थे। फिर आ जाता है 18 अगस्त 1986, एक और विक्टिम की लाश मिलती है और वो मिलती है एक खेत में और जो उसके घाव थे वो सेम उसी तरीके से थे जैसे चिकाटिलो किया करता था। फिर 18 साल की एक इरीना थी, उसकी भी लाश मिलती है, वो कोर्ट में सेक्रेटरी का काम करती थी। मतलब वो अब किसी की भी प्रोफाइल नहीं देख रहा था, उसके मन में एक ही चीज़ थी कि इसे मारना है, अपने जो सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन है उसे पूरा करना है। और उसकी जो बॉडी थी, जो ऑफिसर थी, जो सेक्रेटरी थी, उसकी जो लाश मिली थी, उसका जो लाश था ना उसको गर्दन से लेके जो उसके प्राइवेट पार्ट्स थे वहाँ तक बॉडी को खोल दिया गया था। वो सोचो कितनी ज़्यादा बेरहमी से वो लड़कियों को मार रहा था। उसकी जो एक ब्रेस्ट थे उसे काट कर हटा दिया गया था और उसकी आंखें निकाल ली गई थी और बॉडी को दफनाने की पूरी कोशिश करी गई थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि बॉडी को पूरी तरीके से गायब कर देना चाहता था ताकि पुलिस को पता ना चले। अब जब इन्वेस्टिगेटर वहाँ पे पहुँचते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि पिछले 1 साल से जो लाश नहीं मिली है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मर्डर कंटिन्यूअस हो ही रहा था, बस जो किलर है उसने सारे लाश को मिट्टी के नीचे या फिर बर्फ के नीचे दबाना शुरू कर दिया था ताकि पुलिस की पहुंच से वो दूर हो जाए। लेकिन पुलिस को एक चीज क्लियर थी, जो किलर था वो वापस रोस्टोव में आ चुका था।
फिर पुलिस जितने भी यूएसएसआर के जो पुलिस स्टेशन थे उनको इन्फॉर्म करती है और डिस्क्रिप्शन भेजे जाते हैं। पुलिस ने बुलेटिन चलाया ताकि कोई भी जो इंसान हो, नॉर्मल इंसान या फिर जो पुलिस स्टेशन है, वो इनको कुछ डेटा दे, लेकिन जो रिजल्ट था वो पूरी तरह से नेगेटिव था। न कोई पुलिस स्टेशन से न कोई किसी आदमी ने किसी भी तरह का डेटा दिया जिससे ये प्रूव हो सके या फिर पता लगाया जा सके कि वो इंसान कहाँ कहाँ ट्रैवल कर रहा था। फिर पुलिस वाले के पास कोई क्लू होता नहीं है। 1987 में 3 और मर्डर होते हैं जब वो बिजनेस ट्रिप पे था और रोस्टोव ओब्लास्ट से काफी दूर था। तो जो मर्डर है वो पुलिस वाले जो मैन हंट कर रहे थे, जो इंसान को खोजने की कोशिश कर रहे थे चिकाटोलो के, उससे ऐड नहीं किया जाता, उससे कनेक्ट नहीं किया जाता। फिर 16 मई को 12 साल के एक लड़के का फिर से मर्डर होता है जिसको इस बात का प्रलोभन दिया जाता है कि तुम्हें खाने को दूंगा, जिसकी बॉडी 4 साल बाद मिलती है। फिर जुलाई में एक 12 साल के लड़के का मर्डर हो जाता है। उसके बाद फिर 5 सितंबर को 16 साल की एक लड़की का जो कि स्कूल में पढ़ाई कर रही थी उसका मर्डर होता है। और मर्डर के साथ ये सारी चीजें हो रही थी जो वो बाकियों विक्टिम के साथ कर रहा था। फिर 1988 के अप्रैल में 3 और लोगों का मर्डर होता है। जो पहला मर्डर था वो अप्रैल में होता है। जो लड़की थी, जो वोमेन थी, उसका नाम था सुलीन, जिसके हाथ बांधे गए थे, मुंह में कचरा भर दिया गया था और जो उसके नाक है उसे काट के अलग कर दिया गया था। उसके अलावा उसके जो गले थे उस पे इतने निशान थे, इतनी बार चाकू से वार किया गया था कि पुलिस वाले काउंट भी नहीं कर पा रहे थे। और फिर उससे कंक्रीट मतलब पत्थर से मार डाला गया था। जब ये बॉडी मिली 6 अप्रैल को तो फिर इन्वेस्टिगेटर परेशान थे और वो उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था जो मैन हंट है उससे लिंक करे या ना करे, क्योंकि जो ये मारी गई थी उसे पत्थर से मारा गया था। इससे पहले जितनी भी किलिंग हुई थी उसमें पत्थर का इस्तेमाल नहीं हुआ था। उसके अलावा आंतें नहीं निकाली गई थी, मतलब बॉडी पार्ट सेम थे। मतलब इससे पहले जो भी मर्डर हुए थे उसके आंतें निकाल ली गई थी। उसके अलावा जो आंख थे, जो सिग्नेचर था कि हाँ ये जो है कातिल वो वही है, तो वो आंख भी नहीं निकाले गए थे। और जो प्राइवेट पार्ट थे वो भी सुरक्षित थे। तो पुलिस वाले को लगा कि ये कोई और किलर है। लेकिन फिर मई में 9 साल का एक और बच्चा मारा जाता है। वो लड़का था जिसका नाम था वोरोनोको। लेकिन जो इसके बॉडी पे निशान थे वो सेम पहले जैसे थे, तो उसे माना जाता है कि सेम किलर ने इसे मारा। और फिर 14 जुलाई को मुराटम को मारा जाता है एक स्टेशन के पास। और जब उसकी लाश मिलती है ना 1989 में, तो वो लाश ढांचा बन चुकी थी, सिर्फ हड्डी थी। और ऑटोप्सी में पाया गया, जो ऑटोप्सी की गई तो डॉक्टर ने बताया कि उसके ऊपर 39 टाइम चाकू से वार किया गया था, चाकू मारा गया था। फिर चिकाटिलो ने 1989 के फरवरी तक किसी भी तरह से कोई हत्या नहीं की। लेकिन फिर 28 फरवरी को 16 साल की एक लड़की जिसका नाम तातियाना था उसे मारता है। और ये जिस जगह पे उसको मारता है ये इसके खुद की बेटी की अपार्टमेंट थे, उन्होंने खरीदा था। और खुद की बेटी के अपार्टमेंट में मारकर उसे काट कर टुकड़ों में नाली में बहा देता है। पुलिस वाले को कभी पता ही नहीं चलता कि किसी की हत्या भी हुई है। खैर, मई और अगस्त में 4 और विक्टिम को मारता है, जिसमें से 2 को उस सीरियल किलर से लिंक कर दिया जाता है। अब पुलिस को एक पैटर्न समझ में आता है कि जितने भी विक्टिम हैं उसमें से ज़्यादा जो है वो स्टेशन के आसपास ही मारे गए। तो फिर वो स्टेशन पर प्लेन ड्रेस में इन्वेस्टिगेटर को असाइन कर देते हैं, जिसका काम था कि पहली बार तो सिर्फ असाइन करते हैं कि तुम घूमते रहो, इस बार सिर्फ घूमना नहीं है। उन्हें कहा गया कि तुम्हें फोटोज लेनी है और जो भी पैसेंजर है उनकी वीडियो भी बनानी है। उसके अलावा ट्रेन के अंदर हिडन कैमराज भी लगाए गए जो गुप्त तरीके से वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे थे और पुलिस वाले उसे देखते थे। 14 जनवरी 1990 को 11 साल की एंड्रयू को मारा जाता है एक थिएटर के बाहर से उठाकर। उसे ये बताया जाता है कि मैं तुम्हें वेस्टर्न फिल्म दिखाऊंगा, और फिर उसे ले जाकर चाकू से हमला किया जाता है और उसका जो बॉडी है वो जंगल में मिलता है लगभग 1 महीने के बाद। उसके अलावा 7 मार्च को एक 10 साल के लड़के को मारता है रेलवे स्टेशन से उठा के। इधर पॉलिटिकल प्रेशर बहुत हो चुकी थी, जो ऑफिसर्स थे उनके ऊपर जनता का और पॉलिटिक्स का पूरा प्रेशर था। जो मिनिस्ट्री थे वो इसमें इन्वॉल्व हो चुकी थी और जो फेटी साहब थे जो इस इन्वेस्टिगेशन को लीड कर रहे थे उनके ऊपर इंटेंस प्रेशर आ जाता है। फिर वो एक मीटिंग करते हैं और वो जो मीटिंग था वो इसके डायरेक्शन को, जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी उसके डायरेक्शन को बदलने वाले थे, क्योंकि 7 साल हो गए थे और अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था जो आप दिखा सकते हो जनता को। प्रेशर जो थी वो प्रेस के तरफ से थी, हर तरफ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे और विक्टिम हर कुछ दिनों पे ऐड हो जा रहे थे। फिर उन्होंने जितने भी स्टाफ थे जो उनके साथ काम कर रहे थे, जो उनकी टीम में थे, उनको डांटते हुए ये बोला
कि अगर ये केस सॉल्व नहीं हुई तुम सबको मैं फायर कर दूंगा। पुलिस पूरी जोर शोर से अपना काम कर रही थी, लेकिन उसके बाद भी 3 और विक्टिम मिलते हैं। 4 अप्रैल को 31 साल की एक औरत का लाश मिलता है जो कि 24 अगस्त को मारी गई थी। फिर 28 जुलाई को एक 13 साल के लड़के का लाश मिलता है। फिर 28 जुलाई को 13 साल के एक लड़की की लाश मिलती है जिसे रोस्टोव रेलवे स्टेशन से उठाया गया था और रोस्टोव के बोटेनिकल गार्डन में मार दिया गया था। फिर 14 अगस्त को 11 साल के इवान की बॉडी मिलती है। इधर बॉडी मिलना रुक नहीं रहा था। अब जो ऑफिसर थे बुराकोव, वो प्लान करते हैं कि कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे हम जल्दी जो किलर है उसे पकड़ सके। तो वो ऐसा प्लान करते हैं कि क्यों ना हम एक काम करें, जो भी बड़े स्टेशन है जहाँ पे ज़्यादा लोग हैं वहाँ पे वर्दी में पुलिस को लगाएं, ताकि जो किलर है उसे पता चल जाए कि यहाँ पे पुलिस वाले तो घूम रहे हैं और कभी भी पकड़ा जा सकता है। तो वहाँ पे किसी भी तरीके से कुछ भी करने की कोशिश नहीं करेगा। और जो छोटे स्टेशन है जहाँ पे वो क्राइम कर सकता है वहाँ पे बिना वर्दी के नॉर्मल ड्रेस में पुलिस वाले को लगा दिया जाए, ताकि इससे ये हो कि उसे ये लगे कि देखो बड़े स्टेशन पे तो क्राइम कर नहीं सकते हैं, छोटे स्टेशन पे करना ईजी है। और फिर वो क्राइम करे और फिर जो नॉर्मल ड्रेस में जो पुलिस वाले वहाँ पे हैं उसे पकड़ ले। और टोटल 360 लोगों को इस काम पे लगाया गया पूरे रोस्टोव ओब्लास्ट में, हर स्टेशन पे, हर जगह, हर बस स्टेशन के पास। और फिर उन लोगों को ये स्ट्रिक्टली कहा गया कि जितने भी लोग छोटे बच्चे के साथ हो उनके साथ इन्वेस्टिगेट करना है, चाहे कोई भी हो, उनका नाम लिखना है, उनका पासपोर्ट नंबर लिखना है, चाहे वो बाप बेटे ही क्यों ना हो। इधर पुलिस वाले की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और उधर 30 अक्टूबर को एक बॉडी मिलती है 16 साल के एक लड़के की, जिसका नाम था वादिम। और जो बॉडी जो मिलती है उसके बाद तुरंत लिंक कर दिया जाता है कि ये जो है सेम किलर ने किया है, क्योंकि उसे गला दबा कर मारा गया था, 27 बार उसके बॉडी पे निशान था। उसके अलावा उसके जो प्राइवेट पार्ट्स थे उसे काट दिया गया था और उसके जो जीभ थे उसे भी काटा गया था। तो तुरंत उसे लिंक कर दिया गया। और जिस दिन उस लड़के की बॉडी मिलती है उसी दिन चिकाटिलो दूसरे बच्चे को लालच देता है और फिर जिसका नाम था विक्टर उसे लेकर जाता है स्टेडियम के बाहर और जंगल में मार देता है। उसके ऊपर 47 बार चाकू से वो हमला करता है, जिसकी बॉडी 3 नवंबर को मिलती है। मतलब चिकाटिलो बिना रुके बिना डरे मर्डर पे मर्डर किए जा रहा था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि अब जो वो मर्डर करने वाला है वो उसकी ज़िंदगी का आखिरी मर्डर है। 6 नवंबर 1990 वो एक 22 साल की लड़की को मारता है, उसे म्यूटिलेट करता है और फिर वो जंगल से वापस आता है स्टेशन की तरफ, क्योंकि स्टेशन से ही लेकर गया था और वो ट्रेन पकड़ने वाला होता है। जब वो रेलवे स्टेशन आता है और वहाँ पर जो अंडर कवर ऑफिसर थे उसका नाम था इगोर, वो देखते हैं कि एक इंसान है जो कि कोर्ट में है और वो आ रहा है। और फिर वो इंसान एक कुएं के पास जाता है, अपना मुंह धोता है, अपने हाथ को धोता है। फिर वो जो ऑफिसर थे वो नोटिस करते हैं कि इसके गाल पे रेड कलर का एक धब्बा है जो कि शायद ब्लड भी हो सकता है। उसके अलावा उन्होंने ये भी नोटिस करा कि इसका जो कोट है उसके ऊपर घास लगे हुए हैं। उनकी जो उंगली थी उससे खून बह रहा था और उस पर भयंकर चोट लगी हुई थी। तो वो सस्पिशियस लगते हैं। अच्छा, सस्पिशियस लगने के पीछे रीजन था क्योंकि जो लोग जंगल में जाते थे वो नॉर्मली मशरूम के लिए जाते थे, जो कि वाइल्ड मशरूम वहाँ पे मिलती थी। लेकिन वहाँ पे जाने का जो ड्रेस था ये फॉर्मल ड्रेस नहीं हुआ करता था। जो फॉरेस्ट में पहन के जाते हैं वैसे ड्रेस में लोग जाते थे, ये फॉर्मल में था। जांच पड़ताल शुरू करते हैं, उनसे कुछ पूछते हैं, जो पासपोर्ट नंबर और जो भी उसे निर्देश दिया गया था वो पूछते हैं और फिर अरेस्ट करने का कोई रीजन था नहीं तो फिर उसे छोड़ देते हैं और वो चला जाता है। और जो ऑफिसर थे वो फाइनली पुलिस स्टेशन आते हैं और वहाँ पे रिपोर्ट बनाना पड़ता था कि आपने आज किस किस को इन्वेस्टिगेट किया, उसका नंबर क्या है, सारी डिटेल। तो वो सारे अपने आके फुलफिल कर देते हैं। और फिर 13 नवंबर 1990 को जब बॉडी मिलती है तो पुलिस वाले इसको लिंक कर देते हैं तुरंत। और ये 38 विक्टिम थे जो कि लिंक किए गए थे। बेसिकली जितने भी उस तरीके से मारे गए विक्टिम थे उनको लिंक कर दिया जाता था कि ये सारे जो हैं उनके किलर्स एक ही है। तो ये 38वां विक्टिम थे। फिर पुलिस जो है जितने भी लोगों की जांच पड़ताल की गई थी उन्हें बुलाती है पुलिस स्टेशन और फिर सबसे क्वेश्चन किया जाता है। इसी में चिकाटिलो भी आता है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ चिकाटिलो का तो नाम था नहीं, वहाँ पे बहुत सारे लोगों के नाम थे। अब जो पुलिस वाले थे वो उसे होल रसिया में भेजते हैं और कहते हैं कि जितने भी लोग हैं इनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है मुझे चाहिए। फिर
हर जगह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू करते हैं और ये हर इंसान के लिए हो रहा है। ऐसा नहीं था कि सिर्फ चिकाटिलो के लिए हो रहा था। तो चिकाटिलो की भी रिपोर्ट्स आती है जिसमें ये देखा जाता है कि इसने कहाँ कहाँ जॉब करी है, उसके अलावा कि कब ये कौन सी जगह पे था और वहाँ पे कब कब हत्याएं हुई। उसके अलावा जो टीचिंग की ये जॉब करता था उस समय ये किस तरह का इंसान था, जो इसके कलीग थे उनसे बात किया गया, जिसके बाद इन्वेस्टिगेटर को ये भी पता चला कि ये इसे रिजाइन लिया गया था कॉलेज टाइम में क्योंकि वो लड़कियों पे स्पाई करता था, उनके साथ गलत करता था। उसके अलावा ये भी पता चला कि इसी वजह से 2 जगह से इसे टीचर से निकाला जा चुका है। उसके अलावा इसने कई सारी लड़कियों के साथ, कई सारी बच्चियों के साथ सेक्सुअल असॉल्ट करी। और फिर अगले ही दिन 14 नवंबर 1990 को चिकाटिलो को अंदर सर्विलियंस रखा जाता है। फिर पुलिस वाले देखते हैं कि चिकाटिलो जो छोटी लड़कियां हैं उन्हें अप्रोच कर रहा है, जो बच्चे हैं उन्हें अप्रोच कर रहा है। और फिर अगर कोई बच्चे बात करने में इंटरेस्ट नहीं दिखाते तो 2-4 मिनट वेट करता और फिर दूसरे बच्चे से बात करना शुरू कर देता था। और 6 दिन तक ये सब कुछ चलता है। फिर आती है तारीख 20 नवंबर 1990। चिकाटिलो अपने घर से बाहर निकलता है एक बहुत बड़े जार के साथ और उसमें वो भरता है बियर ताकि किसी को प्रलोभन दे सके बियर की। और फिर वहीं पे एक पार्क थी, वहाँ पे वो बैठता है और कुछ लोगों से, कुछ बच्चों से बात करने की कोशिश करता है। जिससे ही मिलता है वो उससे एटलीस्ट एक बार बात करने की कोशिश करता है। फिर वो वहाँ से निकलता है, एक कैफ़े में जाता है। फिर पुलिस वाले ये सब कुछ देख ही रहे थे और उसी कैफ़े के बाहर से उसे अरेस्ट कर लेते हैं 4 लोग जो कि नॉर्मल सिंपल ड्रेस में थे, प्लेन ड्रेस में थे। और जो चिकाटिलो वो कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाता क्योंकि उसे शायद पहले भी आदत थी जाने की और बच के निकलने की। फिर पुलिस वाले उसे हथकड़ी लगाते हैं और एक प्लेन कार में, नॉर्मल कार में जिसमें कोई पुलिस के सहारे नहीं थे, ऐसा नहीं लगता था कि पुलिस की कार है, उसे लेकर चले जाते हैं। और जब चिकाटिलो को अरेस्ट किया जाता है तो वो स्टेटमेंट देता है कि भाई मुझे मिस्टेक से तुमने अरेस्ट कर लिया है और 1984 में सेम केस में मुझे अरेस्ट किया गया था और सेम केस में ही मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले थे और मुझे छोड़ दिया गया था। फिर पुलिस वाले ये देखते हैं कि इनके जो फिंगर है वहाँ पे जो घाव है वो काफ़ी गहरा है। फिर चेक होती है तो पता चलता है कि आयोडीन से खुद से ही इसे ट्रीट करने की कोशिश की गई है, किसी डॉक्टर के पास नहीं जाया गया है। और ये ऐसा देखने में लग रहा था। और उसके बाद जब पुलिस ने इसकी इन्वेस्टिगेशन की, जब इसके रिपोर्ट्स निकाले गए तो पता चला वो जो कट है वो इंसान के काटे हुए हैं, किसी चाकू या फिर किसी दूसरी चीज से नहीं हुए हैं। इसके पीछे भी एक रीजन था क्योंकि जो चिकाटिलो था उसका जो लास्ट विक्टिम, उसका नाम था विक्टर, जो फिजिकली स्ट्रॉन्ग था। तो जब उसके साथ वो गलत करने की कोशिश कर रहा था तो विक्टर अपोज करता है और वो काट लेता है उसके उंगली में। और पुलिस को जब विक्टर की लाश मिली थी तो जो साइट थे जहाँ पे ये सारी चीजें हुई थी, जो किलर और विक्टिम है उनके बीच में एक लंबी लड़ाई चली है जिसके बाद विक्टिम को मार डाला गया है। तो फिर उनका जो शक था वो धीरे धीरे पुख्ता होने लगता है। और फिर इसके बाद सर्च किया जाता है तो उसके पास मिलती है एक नाइफ जो कि फोल्डिंग थी, मतलब फोल्ड हो जाया करती थी। उसके अलावा 2 सेट मिलती है रस्सियाँ और फिर उसके फिर से ब्लड सैंपल भी लिए जाते हैं और उसे एक जेल में रखा जाता है एक दूसरे इंसान के साथ। और जो दूसरा इंसान था वो पुलिस का इन्फॉर्मर था, केजीबी का आदमी था, जिसे सिर्फ इसलिए रखा गया था कि वो चिकाटिलो से कुछ बात करे और उससे कुछ उगलवा पाए। 21 नवंबर 1990 को उसकी क्वेश्चनिंग स्टार्ट हो जाती है। वो फिर स्ट्रेटजी लगाता है कि वो बीमार है और उसे इलाज की जरूरत है। पुलिस वाले पूरी तरीके से तैयार थे कि चिकाटिलो के केस को कैसे आगे बढ़ाना है, लेकिन फिर एक ऐसी चीज होती है जो पुलिस वाले के उम्मीद को पूरी तरीके से तोड़ देती है। और ये चीज़ पहले भी हो चुकी थी। ब्लड रिपोर्ट आता है और जो ब्लड का टाइप था वो ए था, ए बी नहीं था। लेकिन जितने भी प्रूफ थे इसके अलावा, ब्लड के अलावा, वो इशारा इसी की तरफ कर रहे थे। तो पुलिस वाले को सोचते हैं और फिर डॉक्टर के सलाह के बाद चिकाटिलो से सीमन के सैंपल लिए जाते हैं और फिर उसे टेस्ट करने के लिए भेजा जाता है, जिससे ये पता चल सके कि सीमन के थ्रू ये पता चल सके कि उसका जो ब्लड टाइप है वो क्या है। और जब सीमन का रिपोर्ट आता है तो पता चलता है कि उसका जो ब्लड टाइप है वो AB था। मतलब जो ब्लड है और सलाइवा है उससे अगर ब्लड टाइप निकालने की कोशिश की गई तो वो तो A थी, लेकिन जब सीमन से की गई तो AB था। और उसके बाद उसकी क्वेश्चनिंग शुरू हो जाती है। और जब क्वेश्चनिंग शुरू होती है तो वो अपने आप को अच्छा इंसान बताने लगता है, बताता है कि अरे मैं तो पोइट्री करता हूँ, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। और 8-9 दिन हो चुके थे
29 नवंबर 1990 को सिर्फ एक दिन बचे थे। अगले दिन उसे छोड़ा जाता अगर कुछ भी ऐसा नहीं निकल पाता जो पुलिस कोर्ट में दिखा सके। तो इस दिन बुलाया जाता है उस डॉक्टर को जो साइकोलॉजी के डॉक्टर थे। वो 65 पेज के साथ यहाँ पहुँचते हैं और उसके साइकोलॉजिकल प्रोफाइल को, जो उन्होंने साइकोलॉजिकल प्रोफाइल बनाई थी किलर की, उससे मैच करना शुरू करते हैं और फिर उसे साइकोलॉजिकली इस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं कि 2 घंटे में चिकाटिलो टूट जाता है और रोने लगता है। फिर डॉक्टर बाहर आते हैं और बताते हैं कि अब चिकाटिलो अपने जो क्राइम है उसे कन्फेस करने के लिए तैयार है। उसके बाद अगले ही दिन सुबह जो ऑफिसर्स हैं वो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं और चिकाटिलो 38 में से 36 मर्डर को कन्फेस करता है कि हाँ उसने करा है, जिसमें से 2 जो नहीं किए गए थे वो थे लिवॉव और इरिना। उसके बाद उनसे बहुत सारे जो क्राइम सीन थे वो बनवाए जाते हैं कि उसने विक्टिम को कैसे मारा, विक्टिम क्या कर रहा था, विक्टिम ने अपोज करते वक्त क्या करा, उसके कौन से बॉडी पार्ट पे उसने हमला किया, कौन से बॉडी पार्ट को काटे। उसने कन्फेस तो किया लेकिन कुछ चीज़ें विक्टिम के बारे में बहुत वियर्ड बताई, जैसे कि वो मानता था कि वो जितने भी लड़के और लड़कियां को मारा वो सारे बेकार लोग थे, उनकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी दुनिया की। और वो बताया कि सबसे पहले वो उन सबको सुनसान में ले जाता था और मारने से पहले हाथ को पीछे बांध दिया करता था और फिर चाकू से उसके ऊपर हमला करता था। फिर छाती पर वो नोकीले वाले पार्ट से, चाकू के नोकीले वाले पार्ट से हल्का हल्का मारता था, काफी हल्का हल्का। फिर उसके बाद जोर से मारना शुरू करता था, घाव को गहरा करना शुरू करता था, फिर उसे चीरता था और फिर 30 से लेके 50 बार उसके ऊपर वार करता था और वो उसे तब तक चीरता रहता था जब तक उसे ऑर्गेजम नहीं मिल जाता। उसने ये भी बताया कि जब वो उसे मारता था तो खून का फव्वारा निकलता था। स्टार्टिंग में तो उसके फेस पे आ जाता था लेकिन धीरे धीरे उसे पता चल गया कि कैसे उन फव्वारों से बचना है। और उसने ये भी बताया उनकी चीख पुकार, उनका चिल्लाना, उनका दर्द, उनको खून को देखकर उसे अच्छा लगता था और उसे खुशी मिलती थी। फिर पुलिस वाले ने ये भी पूछा कि तुम जितने भी विक्टिम हैं उनके आंख क्यों निकाल लेते हो। फिर उसने बताया कि हमारे यहाँ एक कहावत है कि जो लोग मर रहे होते हैं उनके आंखों में उसके कातिल की फोटो छप जाती है, तो मैं इस चीज़ से बचने के लिए उसकी आंख निकाल लिया करता था, लेकिन यह अंधविश्वास है, बाद में मुझे पता चला तो बाद में मैंने आंख को निकालना बंद कर दिया था। उसने ऐसा एक्सेप्ट किया। फिर उससे ये भी पूछा गया कि तुम लड़कों को क्यों मारते थे। फिर उसने बताया कि मैं होमोसेक्सुअल नहीं हूँ लेकिन मुझे उनकी भी चीख पुकार सुन के जब उन्हें मैं मारता था तो सेम तरह की फीलिंग आती थी, तो मैंने इसलिए उसे मारना शुरू कर दिया। उसके बाद उसने एक ऐसी चीज़ बताई कि पुलिस भी दंग रह गए थे। उसने ये बताया कि वो अक्सर ब्लड को टेस्ट करता था और उसे ब्लड को टेस्ट करने के बाद उसका पूरा शरीर कांप उठता था और पूरे शरीर में कपकपी महसूस होती थी। उसके बाद उसने एक ऐसी चीज़ एक्सेप्ट की जिसे सुनने के बाद आपका मानवता से भरोसा उठ सकता है। उसने ये बताया कि वो विक्टिम के जो प्राइवेट पार्ट्स के एरियाज थे, उनके जो ओठ थे, लिप्स थे और उनके जो निपल्स थे और जीभ, उनको वो अपने दांत से नोचता था और नोचकर वो विक्टिम के शरीर से उसे निकाल देता था और जब विक्टिम की डेथ हो जाती थी तो उस पार्ट को लेकर भाग जाता था। उसने ये भी एक्सेप्ट किया कि जो फीमेल के यूटेरस थे जिसे वो काट देता था और जो मेल के बॉल हुआ करते थे उसे वो चबाता था लेकिन उसे खाता नहीं था, लेकिन कुछ विक्टिम के निप्पल्स और जीभ उसने खाया। उसने ये एक्सेप्ट किया। फिर 30 नवंबर को 36 और मर्डर एक्सेप्ट किया उसने और फिर बाद में 20 और किए, मतलब टोटल 56 मर्डर उसने एक्सेप्ट किए। उसने 20 और कातिल के डिटेल बताए कि उसने उसे कहाँ दफनाया, कैसे मारा। फिर पुलिस वाले इसे लेकर जब वहाँ पे सीन पर जाते और रिक्रिएट करते थे और कई बार ऐसी लाशें मिली जो पुलिस वाले को कभी मिली ही नहीं, जो सिर्फ एक कातिल को पता हो सकता था। उसने वो भी बताए कि वो कैसे मारता था, कौन सी जगह पे कैसे निशान हो सकते थे, वो जगह देखने में कैसा था। जितनी भी चीज़ें बताई वो सारी चीज़ें मैच हो रही थी। तो फिर ये भी एक प्रूफ बन गया कि ये जो जितने भी कत्ल किए गए वो इसी ने किए हैं। फिर 20 अगस्त 1991 को पुलिस की पूछताछ पूरी तरीके से खत्म हो गई थी, सीन्स के रिक्रिएशन भी खत्म हो चुके थे और फिर उसका साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन किया गया जिसमें 60 दिन उसे रखा गया किसी डॉक्टर के पास। हालांकि इसने पूरी कोशिश की कि अपने आप को पागल बता सके, अपने आप को मेंटली डिस्टर्ब बता सके, लेकिन फिर भी डॉक्टर ने 18 अक्टूबर को यह बताया कि ये बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, मतलब इसके ऊपर केस चलाया जा सकता है, रेडी टू फिट फॉर द ट्रायल। और फिर 14 अप्रैल 1992 को 53 मर्डर के मामले में और जो सेक्सुअल अब्यूज इसने किए थे
उसके मामले में, और जब वो टीचर था तो जो इसने क्राइम किए थे उसके भी मामले को लेकर पुलिस कॉन्फ्रेंस करती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और उसे कोर्ट में लाया जाता है। और जब इसे कोर्ट में लाया गया था तो इसे लोहे के केज में लाया गया था ताकि लोग इसे मार ना दे, लोग अपना गुस्सा ना निकाल दे, क्योंकि लोग इसके साथ कुछ भी कर सकते थे, लोग इसे ऑन स्पॉट मार सकते थे। और इसके जो एडवोकेट थे उन्होंने भी ट्राई करा कि इसे किसी भी तरीके से मेंटली इल घोषित कर दो ताकि ये सजा से बच जाए। और फिर डेट आता है 15 सितंबर 1992। इस दिन सजा सुनाने वाले थे, इस दिन जज आ चुके थे, लेकिन किसी एक इंसान ने जो विक्टिम का ही बड़ा भाई था चिकाटिलो के ऊपर हमला कर देता है, एक रॉड फेंक देता है, जिसके बाद इसे स्थगित कर दी जाती है और फाइनल डेट जो जजमेंट की थी उसे बढ़ाकर 14 अक्टूबर कर दिया जाता है। और फिर 14 अक्टूबर को फाइनल डिसीजन आता है जिसमें 53 में से 52 में इसे डेथ सेंटेंस दिया गया था। और पुलिस को भी क्रिटिसाइज किया गया कि आप पूरी तरह से एक्टिव नहीं थे, मतलब उन्होंने किया भी था किसी एक नॉर्मल इंसान को जो कातिल था भी नहीं, उसने फांसी दे दी थी। 2 लोग ऐसे मारे गए थे जो कि उसमें थे ही नहीं, जो कि इस केस में इन्वॉल्व थे ही नहीं, उन्होंने किसी को मारा ही नहीं था। और फिर 15 अक्टूबर को फाइनल जजमेंट, क्योंकि 14 को केस की शुरुआत हुई थी, और फिर उसे अगले दिन फैसला सुनाया जाता है। 15 अक्टूबर को 52 मर्डर और रेप में इसे डेथ की सजा सुनाई जाती है और 86 साल की 86 ईयर ऑफ जेल सुनाया जाता है। लेकिन चिकाटिलो और इसके वकील यहाँ भी नहीं रुकते। 1993 में ये सुप्रीम कोर्ट में इस केस को अपील करते हैं ताकि जो डेथ सेंटेंस था उसे कम किया जा सके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी नहीं मानती और इसे डिनाई कर देती है। फिर 4 अप्रैल 1994 को ये केस जाता है प्रेसिडेंट के पास और प्रेसिडेंट उस समय थे बोरिस, उन्होंने भी इसे पूरी तरह से डिनाई कर दिया और सेम सजा को बरकरार रखा। फिर 4 फरवरी 1994 को चिकाटिलो को एक साउंड प्रूफ रूम में ले जाया गया जहां से आवाज़ बाहर नहीं आ सकती थी और उसे खड़ा किया गया। वहां पे जो पुलिस ऑफिसर थे वो थे, उन्होंने निकाली पिस्तौल और फिर उसे कान के नीचे गोली मारी गई। वो तुरंत वहाँ पे गिर जाता है और चिकाटिलो का खेल हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। जब ये केस पूरी तरह से सॉल्व हो गया तो फिर लोगों ने चैन की सांस ली। इस पे कई सारे बुक्स लिखे गए और मूवीज भी बनी है। अगर आप मूवी देखना चाहते हो तो सिटीजन एक्ट जो कि 1995 में आई थी, उसके अलावा एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है द किलर डिपार्टमेंट। और फिर एक और मूवी है इविल इंको जो 2004 में आई थी। 2015 में एक और नोवेल लिखी गई थी जो कि इसी क्राइम पे आधारित था, जिसपे एक मूवी बनी है जिसका नाम है चाइल्ड 44। ये सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हो। तो दोस्तों ये कहानी यहीं तक थी। आप बताओ कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। और फिर ये एपिसोड 2 था, एपिसोड 3 भी आप जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा या फिर यहाँ पे कहीं आ रहा होगा। और आप इस स्टोरी के बारे में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा और आपको किस तरह की और स्टोरी चाहिए, ताकि मैं अगले सीजन में इसे कवर करूँगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये मेरी स्टार्टिंग है और मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ ताकि आपको एक ट्रू क्राइम स्टोरी फील के साथ सुना सकूं, आपको दिखा सकूं। हाँ, अगर कोई चीज़ बुरी भी लगी हो तो भी मुझे बताना कि आप इस चीज़ को सही कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली वर्क ओवर दैट। और मिलते हैं फिर एपिसोड 3 में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखो और बाय बाय।